डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिजेस अंडर मुस्लिम लॉ इन इंडिया। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत सिंपल है। हम आज मुस्लिम लॉ में कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस होते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे आज। तो क्या है मुस्लिम मैरिज का मतलब? मुस्लिम मैरिज आर कंसिडर्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल यूनियन फॉलोइंग इस्लामिक प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम मैरिजेस है इस्लाम में, इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, कंसिडर किया जाता है। इसे लीगल यूनियन की तरफ भी देखा जाता है जो इस्लामिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस है मुस्लिम लॉ के अंदर, और ये फोकस करता है सुन्नी और शिया जो कम्युनिटी है मुस्लिम में, मुस्लिम लोगों में। तो उन लोग यहाँ कौन से फॉलो करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले आता है सही निकाह, बातिल निकाह, फजिद निकाह और मुथा निकाह। ये कुछ टाइप के निकाह है जो मुस्लिम मैरिजेस में माने जाते हैं अंडर मुस्लिम लॉ। और ये अलग अलग डायलेक्ट है, ये जो शिया सुन्नी जो होते हैं ये फॉलो करते हैं ये चीज। नेक्स्ट आएगा सबसे पहले तो सही निकाह। सही इस वर्ड का मतलब ही वैलिड होता है। तो इट इज कंसिडर्ड एज अ आइडल एंड सोलली ट्रू form of Islamic marriage. It requires fulfillment of all the essential conditions. तो ये सब सही निकाह है, वर्ड से ही समझ में आता है कि वैलिड होगा, तो वैलिड मैरिज कहा जाता है इसे। ये एक आइडल और इस्लामिक फॉर्म में ट्रूली रिकॉग्नाइज मैरिज को माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे असेंशियल कंडीशंस रहते हैं, देखिए देखते हैं कैसे। तो पहले आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इजाब एंड कबूल। तो इसका मतलब जो रहता है, कंसर्न रहता है दोनों स्पाउस के बाद द्वारा। यहाँ पे स्पाउस ने तो उनके जो गार्डियंस रहेंगे वो उनका भी होना बहुत जरूरी होता है शादी के वक्त। तो उनका भी कंसर्न रहता है यहाँ पे। उस कंसर्न के जरिए जो फ्रीली गिवन हो, कोई कोरिजन या अंडर इन्फ्लुएंस के अंडर ना हो, तो ऐसे शादी वो आप सही निकाह कहोगे। Competent party. Both party must possess mental capacity to understand nature and implications of marriage. इसका मतलब यही है कि जो दोनों पार्टीज है, स्पाउस है, उन लोग मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए उनकी, कि उनको समझ में आए कि शादी के बंधन से क्या इम्प्लीकेशंस होएगी उनकी शादी उनके लाइफ में, क्या नेचर रहेगा, कैसे चेंजेस आएंगे। और उन लोग को मैरिजेबल एज होना चाहिए, कि शादी के लायक उनकी उम्र होनी चाहिए। और ये जुरिस्डिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि कोई पर्सन का प्यूबर्टी के एज तक रीच कर रहा हो, कोई सर्टेन एज जो रहेगा इस्लामिक में, मतलब जितने अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसमें जो माने जाते हैं, ये लीगल एज है, मैरिजेबल एज है। और ये फ्री होना चाहिए कोई भी लीगल इम्प्लीमेंटेशन से। यहाँ पे ब्लड रिलेशन या एग्जिस्टिंग मैरिज जो है वो नहीं होनी चाहिए। और जो इस्लाम में चार मैरिजेस अलाउड है, लेकिन चार से ज्यादा शादी कोई नहीं कर सकता है। या ब्लड रिलेशन रहेगा, कोई अपनी बहन से शादी कर ले, सगी बहन से, तो वैसा भी नहीं चलेगा। फिर प्रेजेंस ऑफ वालिद मतलब गार्डियन। कोई कोई ऐसे भी सिचुएशन रहते हैं जहाँ पे गार्डियन की जरूरत रहती है। तो यहाँ पे हनीफी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके वजह से जो रहता है, वहाँ पे फीमेल गार्डियंस की जरूरत रहती है, जो ब्राइड के लिए जरूरत होती है। वालिद का रोल यही रहता है कि जो वो दुल्हन है उसके बेस्ट इंटरेस्ट में उसको मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में जो मिलने वाला डॉवर है वो सिर्फ अच्छा मिले, सही तक मिले। अगर वालिद का प्रेजेंस नहीं है तो वहाँ पे फ्री कंसर्न नहीं माना जाता है, ब्राइड का जो कंसर्न रहता है उसको। फिर उसके बाद आता है डॉवर। डॉवर एक मैंडेटरी पेमेंट रहता है, जहाँ पर जो दूल्हा रहता है वो दुल्हन को एक सिंबॉलिकली जो एक रिस्पेक्ट रहती है, अप्रिसिएशन करता है कि आप मुझसे निकाह कर रहे हो तो मैं आपको पैसे दूंगा, वैसे टाइप का कि आप बहुत मतलब जरूरी हो, बहुत मानते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, सुंदर हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। ये कोई मैरिज के पहले भी हो सकता है, मैरिज के बाद भी हो सकता है, मैरिज के वक्त भी हो सकता है। इसका कोई स्पेसिफिक बताते नहीं है।
कभी भी हम इस डॉवर को परफॉर्म कर सकते हैं। ये फेयर और कस्टम जो डॉवर रहता है, इट शुड बी फेयर एंड कस्टमरी। आप किसी के अपने जो दुल्हन के हिसाब से जो रहता है, जितना उसको चाहिए रहता है, वो कस्टमरी रहता है, उसमें कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो फेयर होना चाहिए, और उनके सोशल स्टेटस के ऊपर मोस्टली डिपेंड करता है कि डॉवर मिलता है। तो ये कुछ कंडीशंस है। ये सारे कंडीशंस अगर फुलफिल होती है, तो एक इस्लामिक फॉर्म में ये ट्रूली और आइडल मैरिज कहा जाता है, सही निकाह कहा जाता है। फिर इसमें जो सही निकाह है, वैलिड मैरिज, एस्टैब्लिश लेजिटिमेट सोशल relationship with all its attendant legal rights and obligations। अगर सही निकाह होता है, मतलब वैलिड मैरिज होती है, तो यहाँ पे लीगली जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, उसमें उनको लीगल राइट्स मिलते हैं, ऑब्लिगेशन रहते हैं, ड्यूटीज जो रहते हैं वो फुलफिल करने रहते हैं, जो लीगली एक मैरिड कपल करता है। This includes right and obligation regarding cohabitation, family, financial support, inheritance, child custody. Children born out from this marriage considered as legitimate। अब ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो ड्यूटीज रहते हैं, जैसे कोहेबिटेशन मतलब साथ में रहना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, जो इनहेरिटेंस रहता है, प्रॉपर्टी रहता है, वो आगे के जनरेशन को जो पास करते हैं वो है। फिर चाइल्ड कस्टडी भी इसमें लीगल मानी जाती है। और जो बच्चे पैदा होते हैं शादी से, उसे लेजिटिमेट माना जाता है, जायज बच्चे माना जाते हैं। सही निकाह और वैलिड मैरिज आर कंसिडर्ड लेजिटिमेट एंड एंटाइटल्ड टू इनहेरिटेंट राइट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। अगर आपका सही निकाह हुआ है, वैलिड मैरिज हुआ है, तो आप लेजिटिमेट हो, आप एंटाइटल हो कर सकते हो इनहेरिटेंस राइट फ्रॉम योर बोथ पेरेंट्स। दोनों के माँ बाप रहेंगे, वो अपना इनहेरिटेंस में जो भी प्रॉपर्टी रहेगा, इन दोनों को देंगे, बच्चों को देंगे, तो वो उसके काबिल होंगे। फिर आता है बातिल निकाह, मतलब void marriage। It is considered null and void from outside due to absence of essential element। These are the common reasons for बातिल marriage includes। तो हम बात करेंगे आज बातिल मैरिज के बारे में। ये करेक्ट फॉर्म का मैरिज होता है। इसे नल एंड वॉइड ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें असेंशियल एलिमेंट्स होते ही नहीं, या एब्सेंस रहते हैं। तो ये कॉमन रीजंस क्या है वो देखते हैं। पहला तो लैक ऑफ वैलिड कंसेंट। फोर्स मैरिज या मैरिज विदाउट कंसर्न फ्रॉम कॉम्पिटेंट गार्डियन वेयर रिक्वायर्ड इज वॉइड। Marriage entered into by minor who have not reached age of puberty are also considered बातिल। मतलब फोर्स मैरिज क्या है, जोर जबरदस्ती से किसी की शादी की है बिना उनके कंसर्न के, या कॉम्पिटेंट गार्डियन नहीं है, उनसे कंसर्न नहीं लिया, तो ऐसी शादी को वॉइड माना जाएगा। अगर कोई बच्चे है, माइनर बच्चे जो एज ऑफ प्यूबर्टी जो रहती है उसको रीच नहीं की है और तभी शादी कर लेते, तो ऐसी शादी को बातिल नहीं माना जाता। प्रोहिबिटेड रिलेशन, जो मैरिज होता है क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, जैसे बच्चा अपने माँ से बाप से शादी कर ले, जैसे भाई बहन एक दूसरे से शादी कर ले, या दादा दादी अपने पोता पोती से किसी से शादी कर ले, तो ऐसी चीजें इस्लामिक लॉ में परमिसेबल नहीं है। ऐसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप रहते हैं, अगर ऐसी शादी होती है तो ये वॉइड मैरिज को माना जाएगा, बातिल निकाह माना जाएगा। मैरिजेस बिटवीन फॉस्टर रिलेशन हु शेयर मिल्क ड्यूरिंग चाइल्डहुड आर ऑल्सो फोरबिडन। मतलब ऐसा कोई रिलेशन रहता है ना, जहाँ पे एक माँ ने दूसरे बच्चे को भी दूध, अपना दूध पिलाया है, तो अगर उन दोनों का भी, उन दो बच्चों की भी शादी करते, तो वैसी शादी को वॉइड माना जाएगा, क्योंकि वो एक माँ का दूध पिए दोनों। फिर एग्जिस्टिंग मैरिज, अभी आपको पता ही है कि इस्लामिक लॉ में जो है, इस्लाम में चार शादी पॉलीगैमी होती है, अलाउड तो है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस है कि आप चार शादी कर सकते हैं, तो चौथी के बाद पांचवी शादी आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो पहली शादी की रहेगी, उसके बाद किसी को भी आप डिवोर्स देना पड़ेगा, तलाक लेना पड़ेगा, तो अभी आप चौथी शादी कर सकते हैं। और वो फुलफिल होने के बाद इद्दत पीरियड एंड ऑल वो सब रहता है, वहाँ पे वो सारी चीजें आती है। फिर चाइल्ड लेजिटिमेसी, अगर कोई बच्चा बातिल मैरिज से पैदा होता है, तो उसे लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं माना जाता। ऐसे बच्चों को इनलेजिटिमेट माना जाता है, और इनको बहुत सारी डिसएडवांटेज होती है
जैसे इनहेरिटेंस राइट में, सोशल स्टेटस में, और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन jurisdiction और इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट। इसके बाद आता है फासिद निकाह, मतलब इरेगुलर मैरिज। ये इसका थोड़ा हटके है, इसे हम देखेंगे। Irregular marriage, known as fasid nikah in Arabic, refers to marriage contract in Muslim law that are considered invalid but not entirely void. अब ऐसा ये मैरिज का जो है, ये है किस्सा, ये निकाह जो है, इसे इरेगुलर मैरिज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंटायरली वॉइड नहीं रहता है, इनवैलिड जरूर कंसिडर किया जाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे पहले तो। पहला आएगा वॉयलेशन ऑफ कंडीशंस, कि कोई कंडीशन वायलेट की रहेगी, जो हमने शुरुआत में देखी थी सही निकाह में। A faucet nikah occurs when one or more essential conditions for a valid Muslim marriage are not met। जैसे मैंने कहा था कि जो फसीद निकाह है, मैरिज है, वो अगर कोई एक या एक से ज्यादा असेंशियल कंडीशंस को फॉलो नहीं करती या उन सब कंडीशन को मीट नहीं करती, तो वैलिड निकाह नहीं माना जाता, फसीद निकाह माना जाता। नॉट अवॉइड एब इनिशियो, जैसे बातिल निकाह में बाहर से ही देख के लगता है कि ऐसे रिलेशंस हो गए, यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा कि वो इनवैलिड है, नल है, वॉइड है। लेकिन इसमें इनवैलिड कहा जाता है, वैलिड तब तक हो, वैलिड हो सकता है इनवैलिडिटी से, अगर आप कंपेटेंट इस्लामिक कोर्ट में इसे साबित करो कि ये रेगुलर निकाह है या सही से शादी हुई है यहाँ पे। फिर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्सिक्वेंसेस। अब जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस है उसमें है वैलिडेशन, मेंटेनेंस और लेजिटिमेसी। अब इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला आता है वैलिड कंसिडरेशन, जो कंडीशन है। फासिद निकाह occurs when one or more essential conditions of Muslim marriage are not met। अब ये कंडीशन जैसे कॉम्पिटेंट कंसर्न, जो दोनों स्पाउस है उनका माइंड जो रहता है, साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब मेंटल कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, और उनके जो शादी करने का जो विलिंगनेस है, इच्छा जो है, वो फ्री होनी चाहिए, किसी का दबाव जोर जबरदस्ती में नहीं होनी चाहिए। डावर, मतलब प्रॉम्प्ट डावर होना चाहिए, जहाँ पे स्पेसिफाइड होना चाहिए और प्रॉमिस करना चाहिए वाइफ को कि हम आपको डावर देंगे, मेहर। फिर गार्डियन की कंसर्न होनी चाहिए। कोई कोई केस ऐसे होते हैं जहाँ पे गार्डियन की कंसर्न जरूरी होती है, जहाँ पे जैसे माइनर हो या कोई औरत हो जिसका कोई वालिद वालिद ना हो। फिर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, अगर कोई क्लोज रिलेटिव्स में अगर डिफाइंड किया गया है इस्लामिक लॉ में और वो अलाउड नहीं है और प्रोहिबिटेड है, तो ऐसी शादी को ये अलाउड नहीं किया जाता है, ये वॉल्यूशन होता है कंडीशन का। और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जो क्लियर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है, वो किसी वाइफ को या हस्बैंड की जरूरत होती है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो रहती है वाइफ या गार्डियन की, उसकी जरूरत होती है, वो एक्सेप्टेंस बराबर होना चाहिए। फिर कैरेक्टरिस्टिक में नॉट नॉट वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से गलत नहीं रहेगा। जहाँ वॉइड मैरिज जो बातिल लिखा है, उसे शुरुआत से ही कंसिडर किया जाता है कि वो नल वॉइड है। तो यहाँ पे जो फजील निकाह है, इसको नहीं कंसिडर करते ऐसे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जैसे पोटेंशियल फॉर वैलिडेशन, अगर इरेगुलर है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं उस मैरिज को, तो वो मैरिज वॉइड हो सकती है, वैलिड हो सकती है। अगर एग्जांपल यहाँ पे देखें, जैसे गार्डियन की कंसर्न है, अगर वो ऑब्टेन नहीं हुई थी शुरुआत में शादी पे, लेकिन उसे बाद में ऑब्टेन किया जाता है, सिक्योर किया जाता है इस्लामिक कोर्ट के सामने, तो वहां पर इसे वैलिड माना जाएगा। फिर लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, जो बच्चे इस फासिद निकाह में पैदा होते हैं उनको कंसिडर करते हैं लेजिटिमेट, उनको सारी हक मिलते हैं। फिर आता है मेंटेनेंस, अगर हस्बैंड ऑब्लिगेट होता है यहाँ पे कि वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करे अपनी बीवी को, फासिद निकाह में भी, although it is specified detail might vary depend on school of thought of Islamic law। जो डिटेल्स रहते हैं, जैसे कितना आपको मेंटेनेंस देना है अपनी वाइफ को, वो डिपेंड करता है स्कूल ऑफ थॉट का, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
स्कूल ऑफ थॉट्स, सुन्नी व्यू और सिया व्यू। अब ये दोनों थॉट्स हम देखेंगे। तो पहले आता है सुन्नी व्यू। इन सुन्नी इस्लाम, फर्जिद निकाह मैरिज आर कंसिडर्ड recognized कैटेगरी में ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे पोटेंशियल जो वैलिड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर इरेगुलरिटी। तो उसे अगर रेक्टिफाई किया जा सकता है तो ऐसी शादी को वैलिड माना जा सकता है। तो ये सुन्नी इस्लाम जो है मानते हैं, सुन्नी जो होते हैं, ये जो कौम होती है, ये फर्जिद निकाह को वैलिड मानती है। जो सिया है का अलग ही रहता है। ये इसे कॉन्सेप्ट को, फर्जिद निकाह के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, रिकॉग्नाइज नहीं करती। मैरिज दैट वायलेट्स द एसेंशियल कंडीशंस आर ऑफन कंसिडर्ड वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब अगर शुरुआत से ही शादी के कोई कंडीशन अगर उनको वायलेट किया गया है या उन कंडीशन को मीट नहीं किया है तो ऐसे ऐसी चीजों को वॉइड कंसिडर किया जाता है। तो सिया मुस्लिम जो रहते हैं वो फसीद निकाह को नहीं मानते, लेकिन सुन्नी मुसलमान रहते हैं वो निकाह को, फसीद निकाह को वैलिड मानते हैं। अब अगला आता है मुता निकाह और टेम्परेरी मैरिज। ये जो रहता है निकाह, मुता और सिया, इसे टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहा जाता है। तो कोई कोई मुसलमान जो रहते हैं, स्पेशली 12 सिया ब्रांच ऑफ इस्लाम, ये फॉलो करती है। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं हम इसका। It involves a marriage agreement for a fixed period of time, unlike a standard marriage, which is considered permanent until dissolved by divorce or death. तो ये एक ऐसा मैरिज एग्रीमेंट है जहाँ पे एक फिक्स पीरियड का टाइम रहता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आप शादीशुदा रहेंगे। कोई स्टैंडर्ड जो शादी होती है उसमें हम कहते हैं कि जन्म जन्मांतों का कोई संबंध रहता है, जो डिवोर्स या डेथ होने के बाद ही खत्म होता है। Duration of the marriage, along with a mandatory meher या dower payment to the wife, must be specified and agreed upon before the contract is established. जो मेहर है, डॉवर है, उसका मैंडेटरी कंपलसरी होता है कि उसका पेमेंट वाइफ को मिल जाना चाहिए। और एग्रीमेंट जो रहते हैं कि हम इतना मेहर लेंगे, इतना मेहर देंगे, ये जो नेगोशिएशन रहते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने से पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। फिर आता है रूल्स। रिकॉग्नाइज एज अ वैलिड फॉर्म ऑफ मैरिज बाय 12 सिया मुस्लिम। जो 12 ब्रांच ऑफ सिया मुस्लिम है वो लोग ही इसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ज्यादातर सुन्नी लोग नहीं करते, सुन्नी लोग करते ही नहीं, और सिया लोग भी नहीं करते। बस ये जो 12 ब्रांच ऑफ सिया मुस्लिम है ये करते हैं। फिर आफ्टर द agreed term ends, the marriage dissolves automatically without needing a divorce. जब एग्रीड टर्म है, अगर 5 साल का मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 5वें साल में जब मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, उसी के साथ शादी भी खत्म हो जाती है, डिवोर्स हो या ना हो, लिया हो या ना लिया हो। अ पीरियड कैन अरेंज फ्रॉम आवर टू ईयर्स, नॉट recognized as a valid by Sunni and major Islamic sect। जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत सारे इस्लामिक सेक्ट वो नहीं मानते, सुन्नी मुस्लिम भी नहीं मानते। और जो पीरियड है वो एक घंटे से लेके 1 साल या 1.5 साल के ऊपर, जितना भी साल भर दर तक हो सकता है, हफ्ता, दिन या महीना, 1-2 हफ्ते तक भी चलता है। तो ये टेम्परेरी मैरिज कहा जाता है। अब इसमें कंट्रोवर्सीज क्या है? जो क्रिटिक्स है, इंक्लूडिंग सम सिया स्कॉलर्स एज वेल, इसको एक लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन की वजह से ट्रीट करते हैं। वो उस तरीके से देखते हैं, उस नजरिए से, क्योंकि टेम्पररी नेचर है शादी का और वो एक्सप्लॉइट करते हैं वुमेन्स को। और जो इसके बिहाफ में जो कहते हैं इस मैरिज के, वो कहते हैं कि सोशल नीड को फुलफिल करता है। जहाँ पे अगर परमानेंट आप मैरिज नहीं कर सकते, ऐसा सिचुएशन है, अगर आप कोई युद्ध में जा रहे हो या ट्रैवलिंग कर रहे हो या आपके पास घर नहीं है, रेसिडेंट नहीं है, ठिकाने नहीं है, और आपको शादी करनी है लेकिन वो परमानेंट नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे सेक्सुअल रिलेशंस बना सकते हैं इस टेम्परेरी मैरिज के थ्रू। तो बस आज का हमारा यही टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया रहेगा, आपको नॉलेज मिली रहेगी। और हमारा वीडियो ऐसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि और भी ऐसे वीडियोस देखने को मिले। थैंक यू।